हेलो, कैसे हैं आप? शिवम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी विद्यालय दूध रोड मालपुरा जिला टूंड में आपका स्वागत है। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और वायरल कीजिए। विगत 2 एपिसोड में मैंने आपको कक्षा 6 से 12वीं तक सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय के संदर्भ में जानकारी दी थी। इसी के मद्देनजर हम आज आगे पढ़ेंगे स्वर नाम। इससे पूर्व मैंने आपको कहा था स्वर नाम किसे कहते हैं, स्वर नाम और संज्ञा में क्या संबंध है और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वह स्वर नाम के कितने भेद होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर नाम के भेद। स्वर नाम के भेद अर्थात स्वर नाम के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर नाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, स्वर नाम के जो भेद है उसमें व्यक्तिवाचक स्वर नाम, व्यक्तिवाचक स्वर नाम, स्वर नाम। इसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण स्वर नाम है वह है व्यक्तिवाचक स्वर नाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक स्वर नाम। इसका हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी काफी महत्व होता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे व्यक्तिवाचक स्वर नाम किसे कहते हैं या पर्सनल प्रोनाउन से क्या तात्पर्य है। जैसा कि नाम से ही विदित है, व्यक्तिवाचक अर्थात एक वे शब्द जो किसी व्यक्ति के संदर्भ में या समूह के संदर्भ में संकेत करता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक स्वर नाम कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक स्वर नाम में किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक स्वर नाम कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक स्वर नाम में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रथम पुरुष। इसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम या द्वितीय, क्योंकि इसमें 3 ही होते हैं, द्वितीय और तृतीय पुरुष। थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अर्थात व्यक्तिवाचक स्वर नाम में 3 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं अर्थात व्यक्ति स्वयं के लिए, अर्थात प्रथम पुरुष का मतलब होता है मैं और हम। मैं और हम, ये 2 शब्द हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। मैं अर्थात स्वयं के लिए, अर्थात अकेला व्यक्ति, अर्थात मैं का मतलब आई और हम का मतलब वी। ये एक वचन है, ये एक वचन है मैं, और ये बहुवचन है, ये बहुवचन है मैं का बहुवचन हम। ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं अर्थात जो स्वयं के लिए बात करता है उसे हम मैं या हम कहते हैं, आई और
वी। जैसे 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 मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ। मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ, अर्थात मैं खुद के संदर्भ में बात कर रहा है। इस कारण फर्स्ट पर्सन मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ। और ये पंक्ति आपको एक साधारण पंक्ति है, अर्थात साधारण पंक्ति का क्या महत्व होता है, क्या पहचान होती है कि वे पंक्तियां जिसमें क्रिया का अभाव रहता है उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण पंक्ति कहते हैं। मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ, अर्थात मैं विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हूँ उसकी मैंने पहचान दी है। मैं हूँ, एम ए मैनेजर, आई एम ए मैनेजर इन इंस्टीट्यूट या इन स्कूल। विद्यालय में प्रबंधक हूँ, मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ या मैं विद्यालय में प्रबंधक हूँ। मैं आएगा यहाँ, मैं विद्यालय में प्रबंधक हूँ। तो आई एम ए मैनेजर इन स्कूल। इसी प्रकार से इसका बहुवचन, आई का बहुवचन का बी, अर्थात एक से ज्यादा व्यक्तियों के संदर्भ में बात करें तो उसे हम कहते हैं बी, बहुवचन। जैसे हम खेल रहे हैं। अब देखो ये भी है तो साधारण वाक्य, लेकिन यहाँ पे क्रिया का बोध हो रहा है। इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है? क्रिया का बोध हो रहा है कि हम बहुवचन है, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति है। इस कारण यहाँ पे आई का बहुवचन कहता है बी होता है, और एक से अधिक व्यक्ति है, इस कारण हम का प्रयोग किया, हम खेल रहे हैं, अर्थात क्रियासूचक वाक्य है। यहाँ कार्य हो रहा है, इस कारण इसको हम कहेंगे क्रियासूचक वाक्य। यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल पहचान दे रहे कि मैं विद्यालय का प्रबंधक हूं, अर्थात क्रियारहित वाक्य है। ये कौन सा क्रियारहित वाक्य है और ये कौन सा वाक्य? क्रिया युक्त वाक्य है। हम खेल रहे हैं, अर्थात इसमें जो वर्क किया जा रहा है, खेलने का जो काम किया जा रहा है वह एक समूह के द्वारा किया जाता है। बी खेल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहा है। कब चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है। तो वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये ओनली सकारात्मक, ओनली साधारण वाक्य है, इसमें क्रिया का बोध नहीं। जहां क्रियाओं का बोध होता है वह काल के वाक्य कहलाते हैं, टेंसेस के वाक्य कहलाते हैं। टेंसेस के वाक्य किसमें आएंगे? जिसमें क्रिया का बोध होगा, वहां पर टेंस अर्थात काल के वाक्य आएंगे, टेंसेस के वाक्य आएंगे। हम खेल रहे हैं, कर्ता कौन है? हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य, इसका इसको कहेंगे वी आर प्लेइंग, अर्थात फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और मी आते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यक्तिवाचक सर्वनाम है प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष अर्थात द्वितीय पुरुष यू। द्वितीय पुरुष कौन होता है? इसका यू होता है, अर्थात जो सामने वाले व्यक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद है, उसको हम कहते हैं द्वितीय पुरुष। अर्थात फर्स्ट पुरुष स्वयं है और सामने यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको हम कहेंगे यू, अर्थात तुम। अब हिंदी में वैसे तुम लिखना या तुम बोलना एक अच्छी नहीं, एक अच्छी आदत नहीं है, इस कारण इसको हम कहेंगे आप, इसलिए इसको हम लिखेंगे आ, यू। यू एक द्वितीय सेकंड पर्सन है। अब मान लीजिए सामने वाले के संदर्भ में हम कह रहे हैं वो हमारे सामने बैठा हुआ है और उसके लिए कह रहे हैं, तो जिससे वाक्य बने आप विद्यालय में नियमित नहीं बैठ रहे हो। आप विद्यालय में नियमित नहीं बैठ रहे हो, अर्थात आप विद्यालय में नियमित नहीं आ रहे हो, एक ही बात है। तो अब आप कौन है? सेकंड पर्सन यू।
इसमें देखो आप इस ये वाक्य आप ये देखने की कोशिश करना, ये रखने की कोशिश करना, ये जानने की कोशिश करना कि वाक्य कैसा है, साधारण है या क्रियायुक्त है। अगर जो क्रिया जिसमें जिस वाक्य में क्रिया का बोध हो जाए, वर्ग का बोध हो जाए, उसमें हम टेंस का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ है आप विद्यालय में नियमित नहीं बैठ रहे हो, अर्थात यहाँ पे बैठना एक क्रिया है। बैठना क्या है? एक क्रिया है, अर्थात क्रियासूचक वाक्य है, इसलिए हम इसे टेंस के अंतर्गत इनको बनाएंगे। अब इसमें है रहे हैं, अर्थात कंटिन्यूअस कार्य क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस। आप विद्यालय में नियमित नहीं बैठ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, बैठे हैं, बैठी है, आदि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के होते हैं। यू आर, यू के साथ किसका प्रयोग नहीं? आर का। यू आर नॉट सिटिंग, नॉट सिटिंग, नॉट सिटिंग in school properly, आप विद्यालय में नियमित नहीं बैठ रहे हैं। अगर हम किसी के आने के संदर्भ में लेते हैं, आप विद्यालय में नियमित नहीं आ रहे हैं, तब तो हम कहते हैं यू आर नॉट कमिंग इन स्कूल रेगुलरली, आप नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा, इस कारण प्रॉपर्टी शब्द का यूज किया गया। अब इसमें आप समझे, आप विद्यालय में नियमित नहीं आ रहे हैं, अर्थात सेकंड पर्सन है यू। और इस वाक्य के अंतर्गत ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे संज्ञा कौन कौन सी है। तो एक तो विद्यालय स्थान, ये संज्ञा हो गई। एक हो गया यू, ये भी संज्ञा हो गई, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है। तो ये यू एक प्रकार का सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा रहा है। यू मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है, उसके लिए यू का प्रयोग किया गया, इसलिए ये प्रोनाउन है। विद्यालय क्या है? संज्ञा है। बैठना क्या है? क्रिया है। नियमित क्या है? जहां पर भाव पैदा हो रहा है, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण शब्द है। ये कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, अर्थात एडवर्ब कहा जाता है। अब थर्ड पर्सन, अब हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन। ऐसे पर्सन अर्थात व्यक्तिगत सर्वनाम में, पर्सनल प्रोनाउन में वे प्रोनाउन जिनके संदर्भ में हम बात करते हैं, लेकिन हमारे आईसाइट में रहता था, हमारे सामने नहीं बैठे रहते हैं, हमारे समक्ष नहीं होते हैं, उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसकी हम चर्चा तो करते हैं लेकिन हमारे सामने मौजूद नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें हम थर्ड पर्सन कहा जाता है। उसके अंतर्गत आता है ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। ही, सी, इट और दे। ही का मतलब वह है पुरुष के संदर्भ में, सी का मतलब वह है स्त्री के संदर्भ में, इट का मतलब कि वी वह है निर्जीव के संदर्भ में, और दे का मतलब वे, अर्थात ही, सी, इट का बहुवचन क्या है? दे है। अर्थात ये थर्ड पर्सन है जो हमारे समक्ष नहीं है और हम उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसे वह इतिहास का अध्ययन कर रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात है, वह क्या है? ईश्वर नाम है। इतिहास क्या है? पुस्तक का नाम है, संज्ञा है। अध्ययन कर रहा है, अध्ययन क्या है? क्रिया है। तो वह इतिहास का अध्ययन कर रहा है। यहाँ पे क्रिया का बोध है, इस वाक्य में किसका बोध है? क्रिया का बोध है। इस कारण इस वाक्य का अनुवाद हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वह इतिहास का अध्ययन कर रहा है, तो वह का मतलब ही, कोई भी हो सकता है। ही कौन सी टेंस? कर रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज स्टैंडिंग,
स्टडिंग, वह अध्ययन कर रहा है किसका? ऑफ द हिस्ट्री, वह इज स्टडिंग ऑफ द हिस्ट्री, वह इतिहास का अध्ययन कर रहा है। जैसे अन्य, वे साथ साथ रहते हैं, वह साथ साथ रहते हैं। अब देखो वे क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों के काम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, इसका इनको सर्वनाम कहते हैं। तो दे, वे रहते हैं, क्रिया का बोध है, इस कारण एक टेंस के अनुसार बनेगा। तो क्या लिखेंगे? दे लीव, वह रहते हैं, कैसे रहते हैं? साथ साथ, टुगेदर, साथ साथ, वे साथ साथ रहते हैं। इस कारण हमें एक तरीके से सर्वनाम के साथ साथ अंग्रेजी में पढ़ने के लिए मिल रही है। तो सर्वनाम में सबसे पहले व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी और दे होते हैं। फर्स्ट पर्सन वे पर्सन कहलाते हैं जो स्वयं के संदर्भ में बातचीत करते हैं। सेकंड पर्सन वे पर्सन कहलाते हैं जो दूसरे के संदर्भ में सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन वे व्यक्ति होते हैं जिनके संदर्भ में बात तो करते हैं लेकिन वो हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं, इस कारण वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और वाक्य दो प्रकार के होते हैं, साधारण और क्रियायुक्त, अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया का बोध होता है उन्हें टेंस की मदद से बनाते हैं, और वे वाक्य जिनमें क्रिया का बोध नहीं होते हैं वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। केवल उनमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक, या ऐसे मान लीजिए वह एक अच्छे अध्यापक है, वह एक अच्छे अध्यापक है, वह एक अच्छा अध्यापक। ही क्रिया का बोध नहीं, इज एन आइडियल टीचर, वह एक अच्छे अध्यापक है। तो जिसमें क्रिया का बोध नहीं होता उनको बनाना सरल है, उनके लिए प्राय हम इज, एम, आर, वाज, वर का ही अधिकांश प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर का ही अधिकांश प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो जिसमें क्रिया का बोध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य हो गया, मैं एक पुस्तक रखता हूं। अब आप इस वाक्य को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वाक्य कैसा है, इसमें कौन तो सर्वनाम है, कौन संज्ञा, कौन क्रिया है। तो देखो, मैं सर्वनाम है, कर्ता, अर्थात पर्सनल सर्वनाम है जो कर्ता के साथ बैठा हुआ है। पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और रखता हूं, मैं एक पुस्तक रखता हूं, अर्थात क्रिया है, अर्थात कर्ता क्या कार्य कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। और वैसे एक प्रकार से अधिकार सूचक वाक्य कि मैं एक पुस्तक रखता हूं, मेरे पास एक पुस्तक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे पास एक पुस्तक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं एक पुस्तक रखता हूं, आई हैव ए बुक, मैं एक पुस्तक रखता हूं, और मेरे पास एक पुस्तक है, ये अलग बोध हो गया। मेरे पास एक पुस्तक है, ये अलग प्रकार का वाक्य हो गया, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है कि मैं एक पुस्तक रखता हूं या मेरे पास एक पुस्तक है। ए बुक, मेरे पास एक, वही आई हैव ए बुक। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत सर्वनाम के अंतर्गत हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का अध्ययन किया। इसे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। इस सर्वनाम के भेद में व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमने आज पढ़े। कल हम इसके आगे के 4 सर्वनाम और पढ़ेंगे, जिसमें निजवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, समयवाचक सर्वनाम, स्थानवाचक सर्वनाम, कई भेद होते हैं सर्वनाम के, कई भेद होते हैं, उनमें से मुख्यतः 6 भेदों का ही अध्ययन करेंगे। अब गणित विषय के अंतर्गत आ जाएंगे। गणित, बेसिक मैथमेटिक्स,
बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने कहा था कि मैथ्स के 4 फंडामेंटल है, योग, गुणन, व्यवकलन और भाग। यदि इन चारों का अध्ययन हमें अच्छी तरीके से आता है तो हम मैथ्स में परफेक्ट हो सकते हैं। योग के संदर्भ में मैंने कल बताया था साधारण संख्याओं का योग, साधारण संख्याओं का योग, दशमलव संख्याओं का योग, दशमलव संख्याओं का योग, तीसरा भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं का योग, चौथा बीजीय संख्याओं का योग, बीजीय संख्याओं का योग। उसमें से हमने पढ़ा था साधारण संख्याओं का योग और दशमलव संख्याओं का योग। आज हम जानेंगे भिन्न संख्याओं का योग और बीजीय संख्याओं का योग। ऐसे ही एक क्रियाएं हम साधारण संख्याओं का गुणा, साधारण दशमलव संख्याओं का गुणा, भिन्न संख्याओं का गुणा, बीजीय संख्याओं का गुणा, ऐसे हम व्यवकलन करना सीखेंगे और भाग देना सीखेंगे। तो भिन्न संख्याओं का योग। सबसे पहले तो ये देखिए भिन्न क्या होती है। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में बदल देते हैं उन्हें हम भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2 एक भिन्न संख्या है, अर्थात 1 के 2 भाग हुए, 1/2 का मतलब 1 के मैंने 2 भाग कर दिए, उसे 1/2 कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक रोटी है, इसके मैंने एक पूरी रोटी के 4 पार्ट कर दिए, तो समान 4 पार्ट किए मैंने, एक में से 4 भाग कर दिया, तो 4 भाग होते ही अगर मैं ऐसे एक ही लाइन खींचता तो इसे 1/2 बोलूंगा। और यदि मैं इस प्रकार से एक को लाइन पे दिया तो 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, चारों को मैं 1/4 अर्थात चारों मिलकर के एक का निर्माण करेंगे, अर्थात भिन्न का योग होना चाहिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अर्थात एक ऐसी बन जिसमें हर बराबर हो, सभी हर समान हो, तो वही उसका लघुत्तम होता है। 4 लघुत्तम ले लिया और ऊपर के अंशों को जोड़ दिया जाता है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हर बराबर है, ऐसे भिन्न जिसमें हर बराबर हो, वहां अंशों को तत्काल जोड़ देते हैं, अंश को तत्काल जोड़ दिया जाता है। 1 + 1 + 1 + 1, अर्थात इसको जोड़ने पर 4/4 का इकाई प्राप्त हुआ। यदि मैं 2 को जोड़ दूं, 1/4 + 1/4 को जोड़ता हूं तो 1/2 प्राप्त हो जाता है, और 1/4 + 1/4 + 1/4 को जोड़ देता हूं तो 3/4 प्राप्त हो जाता है, या फिर 1/2 + 1/4 को जोड़ता हूं, देखो आप यहां विचित्र है, 1/2 + 1/4 अर्थात 1/2 + 1/4। यहां पे दोनों बिंदुओं में हर पृथक है, एक में 2 है और एक में 4 है, इस कारण यहाँ पर हमारे को लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम लेते हैं। 2 का भाग 2 में 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 लास्ट तक 1 1 आ जाना चाहिए, और इसको गुणा करेंगे 2 × 2 बराबर 4, ये 4 इसका लघुत्तम आ गया। एलसीएम 4 है, ये 4 लिख दिया हमने, अर्थात 2 का भाग 4 में अंश कितना 1 × 2, 1 × 2 करेंगे, 2 का भाग 4 में 2 बार गया × 2 प्लस अंश क्या 1 × 4 का भाग 4 में 1 टाइम्स लिया, इसको हम लिखेंगे 4। 1 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/4। अर्थात यदि मैं
1/2 को जोड़ते तो 3/4 आ जाता है। अर्थात यहाँ पे 3/4 जो पोर्शन है वह एक अलग प्रकार से बनेगा। रोटी के तीन टुकड़े मिलकर 3/4 का निर्माण करेंगे। इस कारण हमें भिन्न संख्याओं का योग भी आना चाहिए। भिन्न संख्याओं के योग में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यदि भिन्न में हर प्रत्येक भिन्न का हर बराबर है तब अंश को हम सीधे ही जोड़ देते हैं, और यदि भिन्न प्रत्येक भिन्न में हर पृथक है तो उनका हमें लघुगम लेना पड़ता है। अब भिन्न में मिश्र भिन्न भी होती है, जैसे मान लीजिए वंश, ये दो प्रकार का योग करना है। 1 से 1/2 और प्लस 3/2। 3/2 साधारण भिन्न है, 3/2 क्या आपका साधारण भिन्न है, और 1 एंड 1/2 मिश्रित भिन्न है। ये कौन से मिश्रित भिन्न है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। मिश्रित भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को प्लस कर दीजिए। 2 1 जा 2 में अपन इस अंश को जोड़ देते हैं तो 3/2 प्लस 3/2, दोनों में 2 आ गए, दोनों का हर बराबर है, एलसीएम 2 ही होगा, और अंशों को जोड़ दिए 3 प्लस 3 अर्थात 3 और 3 6/2, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 प्राप्त हो गया। एक अन्य विधि भी है जिसके द्वारा हम इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधि यही है कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं ये हमारे को आना चाहिए। भिन्न किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, क्लियर है? भिन्नों को जोड़ने का तरीका ये है। अब देखिए ऐसे मैंने कहा था दूसरे तरीके से, जैसे 1 से 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पर 1 को अलग कर दीजिए 1, और 1/2 3/2 को जोड़िए आप, 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर 2 आ जाते हैं, और 2 को 1 को जोड़ते हैं 3 हो जाती है। एक ट्रिक्स है कि 1 को प्लेस सेपरेट कर दीजिए, 1/2 और 3/2 को जोड़िए, 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर 2 प्राप्त होते हैं, 2 को 1 में जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा। ये इसका साधारण। तो हमारे को बीजीय भिन्नों का योग भी आना चाहिए, और कुछ भिन्नें तो बहुत डिफिकल्ट होती है जिनको हमें योग करने में दिक्कत होती है। अर्थात दशमलव संख्याएं जितनी भी होती है उनका योग हम भिन्न बनाकर के भी कर सकते हैं, या जोड़ते समय दशमलव को दशमलव के स्थान पर रखिए, दशमलव के बाईं ओर कितनी संख्या है 21 की ओर से रखिए, दशमलव पर दाईं ओर कितनी संख्या है उनको दशमलव के पास की संख्या से शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1.2346 और एक संख्या मेरे पास 21.42। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है मुझे, इन दोनों संख्याओं को मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है स्तंभ विधि। 1.2346 पॉइंट 0 पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाईं ओर ये मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, ये दाईं ओर पोर्शन कहलाता है और ये बाईं ओर पोर्शन कहलाता है। पॉइंट के बाईं ओर इकाई पर 1 और दाईं पे 2 है। पॉइंट के दाईं ओर से शुरू कर दीजिए, जस्ट पॉइंट के दाईं ओर, जस्ट का मतलब एकदम, ऐसा नहीं आप इकाई की तरफ शुरू नहीं करेंगे, जस्ट शुरू कर देंगे 4 2। इसको यदि मैं प्लस करता हूं थोड़ा गैप दीजिए, ये प्लस, और इसको प्लस और 6 का 6, 4 का 4, 3 2 5 2 4 6.112 और 2, ये मेरे पास प्राप्त होगी इसका योग। इन्हें हम चाहें तो दशमलव को हटा करके नीचे दशमलव हटा करके शून्य में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उतने का अपन भाग दे सकते हैं। इसलिए भिन्न संख्याओं का योग भी हमें आना चाहिए और भिन्न संख्याओं का गुणा भी आना चाहिए। भिन्न संख्याओं का योग जैसे प्राप्त किया वैसे भिन्न संख्याओं का गुणा भी हमारे को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए भिन्न संख्या 3 1/2 and 2 5 6/5, ये मेरे पास, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले भिन्नों को मुझे साधारण भिन्न बनना है, 3 2 6 7/2 and 2 5 5 25 और 6 31/5। अंश को अंश से मल्टीप्लाई कीजिए और हर को हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से मैं भिन्न को गुणा कर सकता हूँ। 7 7 217/10, ये मेरा भिन्न का गुणा होगा। इसी प्रकार से पॉइंट का गुणा भी आना चाहिए। 1.5 का गुणा 0.001 अब 1.5 का गुणा 0.01 से करेंगे तो इसका मतलब आप ये समझिए मेरे को इकाई देर का गुणा है। दशमों को आप बता दीजिए, पहले देखें कि 1.5 में कितने अंक बाद हुआ, 1 अंक बाद हुआ है। 0.01 कितने अंक बाद हुआ, 2 अंक बाद हुआ।
तो 15 को और 1 को गुना करने पर 15 आता है। अब 15 में टोटल 1 2 ये 3 अंक बाद 1 2 ये 0 लगा के 0.015 इसका गुणनफल होगा। 0.015 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो गुना और दूसरा पहले दोनों दो संख्या हो, तीन संख्या हो, चार संख्या हो, सबका दशमलव स्थान आप चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.003 इंटू 0.004 इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, आपको साधारण मल्टीप्लाई करना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे साधारण मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 4 3 12 12 24 24 इंटू 1 24 24 आ गया। ये मैंने यहाँ 24 लिखा। अब मुझे सावधानी बरतनी है कि 24 तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट बाद मुझे दशमलव लगाने हैं। इस कारण में ये पॉइंट 9 डिजिट लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 और ये 9 0.0000024 ये मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि उतने अंक बाद इसको लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बाद, यहाँ 3 और 4 7 8 ये 9, तो 9 अंक बाद होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसका मल्टीप्लाई है। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये देखना होगा कि हमें साधारण संख्याओं का योग, दशमलव संख्याओं का गुणा भाग जोड़ बाकी सब और बीजीय संख्याओं के में सब कुछ आना चाहिए। चाहे आप 12th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, ये कोई मायना नहीं रखता है। आप चाहे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन हमें जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए एक साधारण सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं अपन। अगर आपको एग्जाम में दिया गया, अगर आपके पास एग्जाम में 1/√2 1/√2, अब आपके पास आंसर नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। 1/√2 को यदि मैं आपको कहूं 1/√2 का गुणा 1/√2 इंटू 2 इंटू 1/√3, देखिए आप विचित्र से हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन बहुत सुकून नहीं आता है। तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल नहीं घबराएं। आपको क्या करना है, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 के नीचे 1 लिख दीजिए। जहां अंश के नीचे कोई संख्या नहीं होती, आप सीधे ही 1 को डाल दीजिए, 1 को टपका दीजिए। यहाँ पे 1 के नीचे √2 है, 1 के नीचे √3 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है और मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को कैसे गुणा करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू 1 इंटू √3 अर्थात मैंने 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 अपॉन √1 का मल्टीप्लाई √2 से, 1 का √2 से, 1 का √3 से, तो √2 इंटू √3। अब इसको मैं लिखूंगा 2 अपॉन, इसको लिखेंगे √2 इंटू 3 अर्थात 2 अपॉन √6 इसका आंसर हो गया। या अन्य भी हो सकता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आपको देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू 3 के ऊपर 1/2, इनको क्योंकि दोनों की घात बराबर है तो 2 इंटू 3 की पावर 1/2 में लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास होता है ab की पावर m बराबर a की पावर m इंटू b की पावर m। तो इस प्रकार से मेरे को आना भी चाहिए। दूसरे अर्थ में मैं ये भी कर सकता हूं 2/√2 इंटू √3, इसको मैं लिख सकता हूं रूट, ये 2 मेरे पास सिंगल है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं √2 इंटू √2 बटे √2 इंटू √3 अर्थात 2 पर आधा आधा घात लगा दी, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब था रूट, तो आधा समान्य घातें जुड़ जाती है, 2 1/2 प्लस 1/2 अर्थात 2 की पावर 1। तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √3। अब इसको मैंने √2 से √2 को काट दीजिए, √2 अपॉन √3 और अपन इसको लिख सकते हैं √2 अपॉन 3 अर्थात आपके पास इस संख्या के दो गुणनफल प्राप्त हो सकते हैं, 2 अपॉन √6 या √2 अपॉन 3 या √2 अपॉन 3, ये दो प्रकार के हमारे पास रहते हैं। अब आप ये समझिए 2 अपॉन √6 है, विचित्र है। आप 2 को मैंने कहा रूट में लिख दीजिए √2 इंटू √2,
अब √6 है, √6 है तो इसका है अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणन आता है ऐसी संख्या है जिसमें केवल शून्य का भाग जाता है, भाज्य से क्या कहते हैं 10 × 2, अर्थात √2 अपन सेपरेट कर दीजिए, √3 × √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2/√3 अर्थात पूरे पर √2/3, दोनों का एक जैसा आएगा। तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन करने में बड़ी क्लास के विद्यार्थी भी गलतियां कर देते हैं। इस कारण आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें और स्वयं मॉडर्न शिक्षा समिति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जो YouTube पर चैनल चला रखा है उसको रोज प्रतिदिन आप देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद।